तो सबसे पहले हम कोरोना की अपडेट आपको दे देते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर अब पड़ती नजर आ रही हो, लेकिन मौत का आंकड़ा 4000 के ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2,63,000 नए मामले सामने आए, लेकिन 4,329 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं बीते दिन 4,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक कोरोना के कहर की बात करें तो 2,52,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,78,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 2,16,00,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में कुल एक्टिव केस की बात करें तो अभी 33,53,000 लोग इलाज करवा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग की बात करें तो कल देश में 18,69,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए और 15,26,600 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से नहीं किया जाएगा, क्योंकि आईसीएमआर ने इसे कोरोना के इलाज में असरदार न मानते हुए इस पर रोक लगा दी है। आईसीएमआर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में प्लाज्मा थेरेपी उतनी कारगर नहीं रह गई है जितनी पहले थी। इसका असर अब कब होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इसे कोरोना मरीज के इलाज के प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया है। कम असर की वजह से इसे इलाज के प्रोटोकॉल से बाहर किया गया है। आईसीएमआर ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना मरीजों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए उनका इलाज किया जाएगा। इसमें हल्के लक्षण वाले मरीज, मध्यम लक्षण वाले मरीज और गंभीर मरीज शामिल हैं। हल्के लक्षण वाले मरीजों को नई गाइडलाइन में घर में ही आइसोलेट रहने की सलाह है। मध्यम मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच है, उनको कोरोना वार्ड, और ऐसे गंभीर मरीजों को जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है, उन्हें आईसीयू में भर्ती करने का दिशा निर्देश दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना मरीज के इलाज से हटाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि कुछ जगहों पर मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 90 होने के बाद उन्हें प्लाज्मा दिया जा रहा था, जबकि इस लेवल को ऑक्सीजन देकर ही ठीक किया जा सकता है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस में कोरोना मरीज के उपचार में इस्तेमाल रेमडेसिविर को लेकर भी हिदायतें दी गई हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं 2 बेहद खास मेहमान। प्रोफेसर एनके गांगुली साहब, आप हैं पूर्व डीजी आईसीएमआर, और साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत जी बिजनेस में। सबसे पहले प्रोफेसर एनके गांगुली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो नई आईसीएमआर की गाइडलाइन है और इसमें मेडिकल प्रोटोकॉल में खासतौर पे जो प्लाज्मा थेरेपी है उसे लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, उसे मेडिकल प्रोटोकॉल से बाहर किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? एक्चुअली दुनिया में कई देशों ने ये ऑलरेडी निकाल दिया हुआ था अपने एडवाइजरी से। नॉर्मली हाइपर इम्यून सीरम दिया जाता है एक्यूट स्टेजेस में, जैसे रेबीज़ है, रेबीज़ में आप वैक्सीन देंगे तो थोड़ा टाइम से वो होता है, तो हाइपर इम्यून सीरम दिया जाता है अगर ऊपर के बॉडी में काटा हो और आपको वायरस को रोकना है सेल में इन्वेड करने के लिए। तो प्लाज्मा में ये प्रॉब्लम था कि इसमें तरह तरह के क्वालिटीज़ थे। अभी हमने एक काम किया है जहां जिनको वैक्सीन मिले थे और जिनको इन्फेक्शन हुआ है, उनमें देखा गया कि जिनको 8 यूनिट के ऊपर एंटीबॉडीज़ थी उनका तो इन्फेक्शन बहुत कम था, बट उसके नीचे वाले जो 80% थे उनमें तरह तरह के इन्फेक्शन हुए थे। ये 4,000 मरीजों में ये आंकड़ा आया हुआ था। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए और कई तरह के एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में भी कई जगहों से वो जुड़ता है, तो सारे क्वालिटी वाइज एक नहीं होते। और जब तक ये एक छोटे से विंडो में काम करता है, जब वो पार कर जाता है तब वायरस काउंट उतना वो नहीं, तो वो सेल के अंदर घुसा हुआ होता है, उस वक्त इन्फ्लेमेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी जो उपाय किए गए हैं जहाँ पर कि एंटीबॉडी थेरेपी काम करे, भारत सीरम ने एक हाइपर इम्यून सीरम बनाया हुआ है, ये अभी हॉर्स में है तो थोड़े से रिएक्शन होने के चांसेस हैं। ये अभी ट्रायल में है, क्लिनिकल ट्रायल में है इंडिया में।
रीजेनरॉन और जो एली लाइली ने है, जिन्होंने कि एक ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज बनाया, ये अपने एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को और विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि सारे एंटीबॉडीज ये म्यूटेंट के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों का 3 या 2 के कॉम्बिनेशन में ये एंटीबॉडीज यूज हो रही है, और इनको मिक्स किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द म्यूटेंट्स। तो रीजेनरॉन अभी इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है। एली लाइली का मुझे अभी कोई वो नहीं पता, बट रीजेनरॉन डिस्कशन में है और इंडिया में आने की कोशिश करेगी। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंडिया में भी बनाए जा रहे हैं, एक जिनोवा बना रही है, एक भारत बायोटेक बना रही है, एनसीसीएस और के कोलैबोरेशन में। तो ये भी भारत में उपलब्ध होंगी। तो ये फ्यूचर है। प्लाज्मा का इतना नैरो विंडो है कि और हमारे उसमें सारे में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किया भी नहीं जा सकता। एक सरोगेट इम्यूनोग्लोबिन किया जाता है, और बहुत वेरिएबल है, सारे लोगों का एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं होता। सो इवन जब एक्यूट फेज में देते भी हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी वेरिएबल आते हैं। तो विश्व भर में ये करीब करीब अबंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मनोज, जब प्लाज्मा थेरेपी को अब मेडिकल प्रोटोकॉल से बाहर किया गया है, उसके बावजूद हम देख रहे थे कि इधर कुछ हफ्तों से प्लाज्मा की जो डिमांड थी और उसकी थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा था। क्या वो वजहें थीं जिसकी वजह से इस विकल्प की ओर डॉक्टर ज़्यादा देख रहे थे? देखिए, कुछ ऑब्जर्व, जैसे प्रोफेसर गांगुली ने भी बताया कि कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडी में ये पता चला था कि अगर अर्ली स्टेज में प्लाज्मा दिया जाए तो फायदा होगा। उस पे भी बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट था, जैसे कि आपकी जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी टाइटर क्या है, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। बट जो अभी 2 रेंडमाइज ट्रायल हुई, चाहे आईसीएमआर की ट्रायल हो या चाहे जो अभी लैंसेट में पब्लिश हुई जस्ट कपल ऑफ डेज बैक, उसमें उन्होंने कहा कि करीब-करीब उन्होंने 5700 पेशेंट 2 आर्म्स में लिए थे। एक को स्टैंडर्ड केयर दिया गया और एक में प्लाज्मा दिया गया। 28 दिन में मृत्यु दर दोनों ग्रुप में सेम था। तो ये लार्ज रैंडमाइज्ड ट्रायल में प्रूव हो गया है कि इससे न तो कोई मृत्यु रुकती है और न तो इससे कोई हॉस्पिटल का कोर्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जो भी उसके प्री स्पेसिफाइड जो एंड पॉइंट थे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये बहुत एफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं है। और जैसा प्रोफेसर गांगुली ने बोला कि इसका विंडो इतना नैरो है कि अर्ली स्टेज में, मॉडरेट केस में केस सिलेक्शन बड़ा मुश्किल था, और यहाँ हम देख रहे थे कि बड़ा इनडिस्क्रिमिनेटली प्लाज्मा यूज हो रहा था। तो मुझे लगता है आईसीएमआर ने सही कदम उठाया है, उन्होंने एक लगाम लगाई है। और जब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे लार्ज रैंडमाइज्ड ट्रायल में कोई मृत्यु दर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ हॉस्पिटल कोर्स भी सॉर्टेड नहीं हो रहे हैं, ऐसी डूबियस रिजल्ट रेमडेसिविर के साथ भी बनी थी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक बहुत सही कदम है कि प्लाज्मा थेरेपी को, बट चूंकि देखिए ये एक पुरानी थेरेपी है पैसिव इम्यूनिटी दे के उस समय रोकने का, और ये आपने देखा होगा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू में इसका यूज हुआ था। और आपको एक चीज और बताऊं कि जो फर्स्ट फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज मिला था वो भी पैसिव इम्यूनिटी वाले सीरम का डिप्थीरिया में जो इलाज होता था उसके लिए मिला था। तो ये एक बहुत मतलब वेल ट्रायल टाइम टेस्टेड था, बट बहुत सारे वायरस में ये फायदा भी नहीं किया। जैसे इबोला वायरस में कन्वलेसेंट प्लाज्मा का कोई फायदा नहीं देखा गया, उसी तरीके से हमने कोविड-19 में भी कोई फायदा नहीं देखा लार्ज रैंडमाइज्ड ट्रायल में। तो ये बहुत सही कदम है कि उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से। मैं तो मानता हूं कि अभी जो भी एविडेंस है वो बहुत फेवर में नहीं है कि इसको यूज किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर गांगुली, आज एक बड़ी ही दुखद खबर आई डॉक्टर के अग्रवाल से जुड़ी हुई। वो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ी एक बात जो चिंता बढ़ा रही है और शायद इस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी और ख़ुद वो डॉक्टर और ख़ुद बहुत ज़्यादा उन्होंने अवेयरनेस भी इस बारे में फैलाई हुई थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आखिर क्या वो मेडिकल कॉम्प्लिकेटिज़ हो जाती हैं जब वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी जो पेशेंट है वो इस तरह से कोलैप्स हो जाता है या उसकी हालत ख़राब हो जाती है? तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा।
उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में बहुत परिवर्तन लाए थे और उनके कम से कम 7-8 वेबिनार में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और वो अथक रूप से कोविड के अगेंस्ट लोगों को सलाह दे रहे थे और ट्रीट भी कर रहे थे, लेकिन वो बड़े हाई रिस्क ग्रुप थे। उनको एम्बोलिज्म था, उनको हार्ट कंडीशंस था और इसलिए उनको जब 2 वैक्सीन मिल चुके थे लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका, बिकॉज वो कोविड पेशेंट्स भी देखते थे, उनको सलाह भी करते थे और उनका जो लाइफस्टाइल था काफ़ी लोगों से वो मिक्स भी करते थे। तो बट उनका बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप था और मैं ऑल इंडिया शूट के डॉक्टर्स को मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने अपने जी जान से उनको बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ हमें। बट जो आपका मेन मुद्दा था, कई लोग बड़े हाई रिस्क होते हैं और ज़्यादातर ये हेल्थ केयर में प्रोफेशनल ही मर रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़ा है कुछ अस्पतालों के साथ जिनमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैक्स भी ये डाटा जनरेट कर रही है कि करीब करीब जिनको हम 2 वैक्सीनेशन दे भी रहे हैं, जिनमें 18 यूनिट से कम एंटीबॉडीज़ हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट जो है करीब 4 से 5% से 7% है, क्योंकि हमारा वैक्सीन जो है वो फाइजर मोडर्ना जैसा नहीं है। उनमें इन्फेक्शन रेट करीब 4% है जिनको डबल वैक्सीनेशन हुआ है। हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर्स का क्या होता है कि वो बहुत हेवीली, कुछ लोग बहुत हेवीली एक्सपोज्ड हो जाते हैं वायरस से। वो इतना बड़ा डोज होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस में देखा गया है कि जो डॉक्टर्स ऑटोप्सी कर रहे हैं उनको, या सर्जन है, उनको एक सडनली हेवी डोज होता है तो वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर इसलिए भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। दूसरे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है हमारे यहाँ पर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हॉस्पिटल्स में, वो क्लाउड तैयार करती है जहाँ पर कि वायरसेस कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स बेचारे काफ़ी कंसंट्रेटेड वायरस मिलता है और इनमें मैं जो हमारी स्टडी है उसमें हमने देखा है कि नर्सेस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, एनेस्थेटिस्ट उसके बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इस तरह से ये नहीं है कि 2 वैक्सीन मिल गए तो गारंटीड है कि आप बिल्कुल बचे हुए हैं। कुछ लोग जो हाई रिस्क है और जिन लोगों की बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है उनको होगा, बट 99% लोग जो है वो बचे रहेंगे, उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो डॉक्टर अग्रवाल वाला दुर्भाग्यपूर्ण था, वो बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे एनके गांगुली साहब आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण के लिए। इसके साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं अगली कवर स्टोरी की ओर। कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस का खतरा भी देश में बढ़ने लगा है। देश में करीब 11 राज्यों में यह फैल चुका है। गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। यहां हालत इतनी खराब हो गई है कि राज्य सरकार ने अलग से वार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। यहां अब तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कई मरीजों की आंख की रोशनी तक जा चुकी है। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। तेजी से बढ़ती इस बीमारी पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही इस इंजेक्शन की कीमत भी तय कर दी गई है। इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाला एंटी फंगल इंजेक्शन फिलहाल 3 कंपनियां उसे बेचती हैं। इसमें सन फार्मा, माइलान और भारत सीरम शामिल है। सन फार्मा का इंजेक्शन 4792 रुपए का है। भारत सीरम का इंजेक्शन 5788 रुपए मिल रहा है, तो वहीं माइलान का इंजेक्शन 6248 रुपए का है। देश में इन एंटी फंगल इंजेक्शन की सीमित मात्रा है, जिसकी वजह से यूपी समेत कई राज्यों में इसकी शॉर्टेज होने लगी है और इसी को देखते हुए सरकार ने इंजेक्शन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं पाक हॉस्पिटल की ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर तोशी जनार्दन मैम। बहुत बहुत स्वागत तोशी जी आपका जी बिजनेस में। देश में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है, इसके फैलने की मुख्य वजहें क्या आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो ब्लैक फंगस है ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है।
मेन जो इसका रीजन है, सबसे पहले तो जो हमारी इम्यूनिटी है जो कम हो रही है, ये इसका मेन कारण है। एक तो सबसे पहले इम्यूनिटी कम होने का कारण है कोई भी बीमारी, कोविड इसमें सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज कोविड खुद इम्यूनिटी कम करता है। सेकंड ये कारण है कि जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं, वो भी पेशेंट बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको ये म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा है। थर्ड, जिन पेशेंट को बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, वो भी कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हमारी डेवलप होती है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पहले से कभी कैंसर हुआ है, या किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या तो फिर किसी भी किडनी की बीमारी से वो लंबे समय से ग्रस्त हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो जिस भी कंडीशन में इम्यूनिटी कम हो रही है, वो हमारी फंगस के लिए एक बहुत ही बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे ये जो फंगस है ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये जो फंगस है ऑलरेडी पहले हमारे एनवायरनमेंट में होता है, मिट्टी में, हवा में, पानी में। तो ये 3 रूट हैं बेसिकली जहां से हमारी फंगस जा सकती हैं। पहले तो जो कोविड पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको खतरा है, क्योंकि पहले तो उनको शुगर है, दूसरा उनको स्टेरॉइड चालू है, तीसरा हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस मशीन के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है उसमें एक ह्यूमिडिफायर अटैच होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो वो हमें ध्यान रखना है एज अ मेडिको, नर्सेस को भी और बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ को भी, कि वो पानी रेगुलरली चेंज किया जाए, ताकि हॉस्पिटल में म्यूकोरमाइकोसिस का जो खतरा है वो कम रहे। बाकी जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो घर पर हैं, उनको ध्यान देना है कि हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखें, मास्क पहने, और जो अगर कंसंट्रेटर यूज कर रहे हैं घर पे, या तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिफायर का पानी रेगुलरली चेंज करें। तीसरी बात यह है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स है उनको भी खतरा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन करें, बिकॉज सॉइल, वाटर और एयर, ये तीनों ही चीज है जहां से ये जो फंगस है ये ट्रैवल करता है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि मिट्टी में ना जाए। मिट्टी में अगर जाते हैं, कहीं कट्स लगा हुआ है, तो वो एक सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है फंगस का हमारी बॉडी के अंदर। जो जहां पे जिस एरिया में सीलन है, बिकॉज सीलन का जो एरिया है वहां पे फंगस बहुत कॉमनली मिलता है, जो जिस कमरे में सीलन आई हुई है उस कमरे में ना जाए। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं हमारे जो गांव के इलाके से बिलोंग करते हैं, वो उनका रोज का काम है खाद, गोबर, सड़ा हुआ पत्ती, खाद का, इन सब से हैंडलिंग करने का उनका डेली का रूटीन है। तो ध्यान रखें कि उस वक्त या ग्लव्स पहने, ग्लव्स तो पहनना ही है, शूज प्रॉपरली पहने, पूरा हाथ कवर हो, ऐसा ना हो कि कहीं पे कट लगा हुआ है और हमारा एरिया एक्सपोज है, तो उसके थ्रू हमारा फंगस जा सकता है। और मास्क बिल्कुल पहने। बिल्कुल। और एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने जिक्र किया कि जाहिर सी बात है कि जिन्हें डायबिटीज है या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और आंखों की रोशनी का जाना, बहुत सारे केसेस ये सामने आ रहे हैं। अब इससे अगर मेडिकल साइंस में देखें या इसके बचाव की बात करें, तो क्या क्या विकल्प हमारे सामने हैं? और क्या डायबिटीज या किडनी की जिन्हें परेशानी है, अगर उसमें कोई मरीज जिसका डायबिटीज ठीक कंट्रोल में है या उसे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है डायबिटीज का या किडनी इन्फेक्शन का, क्या उनमें भी ये खतरा बराबर बना रहेगा? नहीं नहीं, उनमें नहीं है। बिकॉज अगर उन सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रखना। अगर पेशेंट डायबिटिक है, कंट्रोल्ड है डायबिटीज, तो उसको रिस्क नहीं है। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है और वो वैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, तो उसको रिस्क नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना है। इम्यूनिटी हमारी सही रहेगी तो हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। डायबिटीज हमें कंट्रोल में करनी है, डायबिटीज अगर कंट्रोल है उनको रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर बात, इसको बड़े आसान तरीके से आपने बताया।
एक जो सबसे अहम बात इस पूरे ब्लैक फंगस को लेकर देख रहे हैं हम, एक पैनिक भी हुआ है और जाहिर सी बात है कि जो लोग ठीक होकर आ जा रहे हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि अचानक से उनमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। तो अगर घर पे किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है और खासतौर पे इसकी पहचान की जब बात आती है कि इस ब्लैक फंगस की पहचान कैसे की जाए, क्या वो टेस्ट हों जिसको शुरुआती तौर पर करवा के अगर आपको थोड़ी भी शंका हो रही है तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं या उस शंका से दूर निकल सकते हैं? जी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जैसे पेशेंट कोविड से रिकवर हो गया है, घर पर चला गया है, सबसे पहले तो उनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुछ लक्षण हैं, अगर वो लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जैसे कि बहुत तेज सर में दर्द होना, एक तरफ चेहरे पे सूजन होना, आंखों में लालपन होना या आंखों में सूजन होना, नाक से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, या तो फिर काले रंग के धब्बे पड़ना हमारे तालू के अंदर, या तो फिर दांतों का हिलना। ये सब चीजें हैं जो इनके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स हैं। तो पेशेंट को जैसे ही ये सिम्टम्स नजर आए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को बताए कि मैं कोविड से रिकवर हुआ हूं और मुझे ये लक्षण आ रहे हैं। तो सबसे पहले एज अ डॉक्टर हमें आसान होगा समझने में कि हाँ पेशेंट पोस्ट कोविड है और उसको ये लक्षण है। तो हमें सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि हाँ पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट का डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी नाक की एंडोस्कोपी करते हैं। अगर नाक के अंदर हमें कुछ काले धब्बे या काला क्रस्ट दिखाई देता है तो हमें तुरंत उस क्रस्ट को बायोप्सी के लिए भेजना है। बायोप्सी का रिजल्ट आधे घंटे के अंदर आता है और वो कंफर्मेटरी फाइंडिंग है कि उससे हमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस है। और ये देखने के लिए कि वो फंगस फैला कितना है, हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवा सकते हैं, उसके बाद हम अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर तोशी आपका इस अहम विश्लेषण के लिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया कि क्या वो तरीके हैं जिसे शुरुआती तौर पर इसे बचा जा सकता है, किन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है और किस तरह के लक्षण आए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और इसे बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए और इस 360 डिग्री विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं अगली कवर स्टोरी की ओर। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को कोविन ऐप पर एंट्री मिल गई है। इस वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने अपोलो अस्पताल के साथ करार किया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन अपोलो अस्पताल में जाकर लगवाई जा सकती है। इसके लिए वैक्सीन के एक डोज की कीमत 1250 रुपए रखी गई है। डॉक्टर रेड्डीज ने बताया कि इस रेट में अस्पताल का खर्चा भी शामिल होगा। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में टीकाकरण की शुरुआत की गई। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि अपोलो को 1 महीने की अवधि में कोविड-19 वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मिलेंगी। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने स्पुतनिक वी को 14 मई को भारतीय बाजार में पेश किया था। इसके पहले 1 मई को स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंच गई थी। और कोरोना की मार के बीच महंगाई ने भी आम आदमी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। देश में दाल की कीमतों में उछाल तो आ ही रहा था, लेकिन अब खाने के तेल के दाम भी बढ़ने लगे हैं। खाने के तेल में बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही है। साल भर में खाने के तेल के दाम 70% तक बढ़े हैं। सोया तेल की कीमतों में साल भर में 70% से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं पाम ऑयल की बात करें तो साल भर में इसकी कीमत 55% से ज्यादा बढ़ी है। वहीं सरसों करीब 45% महंगा हुआ है। इसके साथ ही दाल की कीमतों में भी रफ्तार जारी है। लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार तिलहन दलहन समेत 22 जरूरी कमोडिटी की कीमतों पर नजर बनाए हुए है। कीमतों को लेकर संबंधित पक्षों के साथ उपभोक्ता मामलों के सचिव कृषि सचिव ने चर्चा की और कीमतों में अनावश्यक तेजी को देखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव हैं। सर, लगातार तेल और दाल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, ये महंगाई कैसे काबू में आएगी? देखिए, खाने के तेल में एक ग्लोबल उछाल है, जैसा कि और कमोडिटीज में भी है। पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेटल्स के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, कोल के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं कि कई साल बाद इस साइकिल में अब हम आए हैं। तो इसमें क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का कोई मैकेनिज्म इस समय नहीं है, इसलिए पीडीएस के
पीडीएस ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम गरीब लोगों को खाने का तेल 1 किलो या 2 किलो एक महीने में एक राशन कार्ड पर सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच सरकार ने दाल की महंगाई पर लगाम कसने को दाल के इंपोर्ट पर से प्रतिबंध हटा दिया है। क्या इससे कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो इंपोर्ट का डेटा हम ट्रैक करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि दिसंबर से लेके अब तक प्राइवेट सेक्टर ने दालों को ऑलरेडी इंपोर्ट किया है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को प्राइवेट स्टॉक की कोई जानकारी ही नहीं है कि किस प्राइवेट कंपनी के पास कितना स्टॉक है, वो कहाँ रखा है, कौन सी दाल है, इसलिए ये कंफ्यूजन बहरहाल शायद होगा कि कंट्री में स्टॉक की कमी है। मगर मेरे ख्याल से जब बुआई बिल्कुल होने के करीब है, खरीफ के आसपास, तो शायद ये फैसला किसानों को किसी हद तक नुकसान देगा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्टॉक्स को जानने के लिए गवर्नमेंट को WDRA एक्ट के तहत ये कंपलसरी करना चाहिए कि जो भी गोडाउन है 2000 टन या उससे ऊपर के, उसमें जो स्टॉक होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट इशू होगी, जिससे कि गवर्नमेंट स्टॉक को हमेशा ट्रैक कर सकेगी। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे, पीडीएस का आपने जिक्र किया, क्या और विकल्प बचते हैं जिसके जरिए इन कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकता है या निगरानी रखी जा सकती है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प है, जो कि और कई देशों ने इस्तेमाल किया है, वो एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का विकल्प है, जिसमें हम लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट पे पैसा देते हैं और उस पैसे से ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा डेटाबेस है ही नहीं जिससे ये पता लग सके कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड हैं उनके बैंक अकाउंट नंबर क्या हैं, उनके बैंक अकाउंट और आधार नंबर लिंक नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे पास अंत्योदय फैमिलीज हैं, करीब करीब 10 करोड़, उनके 10 करोड़ लोग जो हैं, 2 करोड़ फैमिलीज हैं, तो उनका भी हमारे पास ये आधार लिंक बैंक डेटा नहीं है। इसलिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बातचीत करते हैं, उसकी संस्तुति करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। पिछले साल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो औरतों के जनधन अकाउंट हैं उनमें हम धनराशि देंगे, लेकिन मैंने इसके बारे में लिखा भी था कि वो अकाउंट्स मींस टेस्टेड नहीं है। जो जनधन अकाउंट है, ये जरूरी नहीं है कि वो लोग गरीब हों। इसलिए शायद इस साल अगर हमें गरीब लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाना है, गेहूं और चावल, तो पीडीएस के माध्यम से गवर्नमेंट दे ही रही है। अगर हमें एडिबल ऑयल या पल्सेस देनी है, तो मुझे लगता है कि इस साल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलावा और कोई विकल्प सरकार के सामने नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सिराज हुसैन साहब इस अहम विश्लेषण के लिए, और आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि क्या विकल्प बचते हैं और किन चीज़ों को अपनाकर जो नियंत्रण है इन दामों पर, तिलहन और दलहन पर, साफ तौर पर इस पर लगाम लगाई जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बात आपकी सेहत की। कोरोना की महामारी में वैसे ही भारत के लोगों की सेहत के सामने चैलेंज है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आप 6 से 7 घंटे रोज ज्यादा काम करते हैं, मतलब 6 से 7 घंटे रोज आप इस घंटों से ज्यादा काम करते हैं या हफ्ते में 55 घंटे तक काम करते हैं, तो आपको दिल की बीमारी होने का खतरा 42% तक बढ़ जाता है। जी हां, 42%। और स्ट्रोक यानी हृदय आघात का खतरा 19% तक बढ़ जाता है। आज के दौर में इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड के पैंडेमिक में लोगों के काम के घंटे बढ़ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी शुरू हुआ है और यहां पर लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम के दौरान ब्रेक जो अमूमन मिलता है वो नहीं मिल पाता और ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्टडी और आपको इससे क्या सीख लेने की जरूरत है। कोविड की पैंडेमिक में शहर के शहर बंद दिखते हैं, दफ्तर, बाजार, कामकाज बंद दिखते हैं, लेकिन दुनिया थमी नहीं है। शहर, बाजार, सड़कें भले सुनी हो, लेकिन काम बंद नहीं है। और जो लोग इस महामारी से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिहाज से विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट काफी अहम है।
जिसके मुताबिक दफ्तर या वर्क प्लेस पर ज्यादा देर तक काम करना लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। 2016 में स्ट्रोक और दिल की बीमारियों से ऐसे 7.45 लाख लोगों की मौत हो गई जो हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम कर रहे थे, और अब कोविड काल में इसका खतरा और बढ़ता दिख रहा है। ये स्टडी विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कराई गई थी। 2000 से 2016 के बीच कराए गए इस अध्ययन में पता चलता है कि दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, और दुनिया भर में ये तादाद करीब 48 करोड़ बैठती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य विभाग के टेक्निकल ऑफिसर फ्रैंक पेगा ने इस रिपोर्ट के बारे में और खुलासा किया है। 745,000 deaths were attributable to exposure to long working hours in 2016. Also, we should note that we observed upward trends in both the exposure and also in the burden of disease between 2000 and 2016. Right? So, for example, the number of deaths from heart disease have increased by an estimated 42% in that 16-year period, and for stroke by 19%. ज्यादा घंटे तक काम करके दिल की बीमारी पालने वाले 72% लोग मध्यम आयु वर्ग और अधिक उम्र के हैं, जो काम या नौकरी के दौरान इन बीमारियों का शिकार होते हैं और रिटायरमेंट के बाद बीमारी के शिकार बनते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 35 से 40 घंटे काम करते हैं, उनकी तुलना में हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करने वालों को स्ट्रोक का रिस्क 35% और दिल की बीमारी का रिस्क 17% तक बढ़ जाता है। जबकि ये अध्ययन कोरोना से पहले यानी 2016 तक का ही है। अब तो कोविड काल में लोगों के काम के घंटे वैसे ही अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। We have some evidence that shows that when countries go into national lockdown, the numbers of hours work increased by about 10%. मतलब कोविड के पहले जो लोग हफ्ते में 55 घंटे काम कर रहे थे, वो इन दिनों 56 घंटे कर रहे हैं। जाहिर है इसका नतीजा लोगों की सेहत पर पड़ रहा होगा और उसका असर तुरंत नहीं 10 साल बाद दिखेगा। इस लिहाज से विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की राय है कि काम के घंटे की कैपिंग करना जरूरी है और हफ्ते में 35 से 40 घंटे के बीच सुरक्षित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पिछले 3 दिनों से अलग अलग राज्यों में तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान अब कमजोर पड़ चुका है और इस वक्त ताउते तूफान गुजरात के सुंदरनगर से गुजर रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां इसकी रफ्तार सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन पिछले 36 घंटे में तूफान ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और अरब सागर में जमकर तबाही मचाई। 16,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। गुजरात और महाराष्ट्र मिलाकर 14 लोगों की जान गई। तूफान अब जा चुका है, लेकिन तबाही की निशानियां अब भी साफ साफ नजर आ रही हैं। यह दिख रहा है कि ताउते की चपेट में जो भी आया वो बर्बाद हुआ। और सोमवार को जब ताउते तूफान मुंबई से गुजरा था, उस वक्त एक जहाज बार्ज P305 मुंबई हाई टाइड में फंस गया था। इस जहाज पर कुल 273 लोग सवार थे। अब इस जहाज के डूबने की खबर सामने आई है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 146 लोगों को बचा लिया गया। हालांकि जहाज में सवार बाकी 171 लोगों को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में रोज कमाकर खाने वाले लोगों के लिए परेशानी हो गई है। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली की सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मदद कर रही हैं। दिल्ली की सामाजिक संस्था हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन ने ऑटो चालकों को राशन बांटा है। देखिए संवाददाता नीरज गौड़ की ग्राउंड रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रोड पर, जहाँ जो संस्थाएं हैं सामाजिक, वो लोगों की मदद के लिए फिर से सड़क पर उतरी हैं और लोगों को कच्चा राशन के साथ उनको जो खाना है वो प्रोवाइड कर रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ जो एनजीओ के जो लोग हैं वो यहाँ ऑटो जो चालक हैं उनको कच्चा राशन दे रहे हैं। और ये जो एनजीओ है हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ है, जिसके जो डायरेक्टर हैं लोकेश मुंजाल, वो खुद यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को
कच्चा राशन दे रहे हैं। जितने भी ऑटो वाले यहाँ पर इनको मिले हैं और इनसे बात करते हैं। लोकेश जी, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं? पहले भी आपने बहुत सारे काम किए, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक दिए हैं, कैसे आपके दिमाग में आया फिर से? जिस तरीके से सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया, तो ऑटो वालों का हम जिस तरीके से देख रहे हैं, इनके पास काम नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से आप सभी देख रहे हैं बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो हमने, हमारी फाउंडेशन ने ये सोचा कि सबको हम 2000 लोगों को जो राशन है वो मुहैया कराएंगे, जिससे कि 2 4 5 दिन का खाना इनके लिए दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हैं कोई आदमी सड़कों पे नहीं है, तो लोगों को बुरा हाल है, काम है नहीं। तो इस तरीके से हमारी फाउंडेशन ने सोचा कि हम लोगों को घर जा जाके और जहाँ पहुँचा के राशन देंगे उनको कच्चा। जो यहाँ और अब बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल बना रहा। कारोबारी हफ्ते की तेज शुरुआत के बाद आज भी बाजार ने जोरदार छलांग लगाई। निफ्टी 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी डबल सेंचुरी के साथ 15,100 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 185 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक ने भी निफ्टी का साथ दिया। निफ्टी बैंक 460 अंकों की तेजी के साथ 34,000 के करीब बंद हुआ। और अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की। अमेरिकी बाजारों में आज मिले जुले संकेत। डाउ जोन्स लाल निशान में कारोबार करता हुआ 56 अंक नीचे गिरा हुआ। इसके अलावा नैस्डैक की बात करें तो यहां पर साफ तौर पर ग्रीन सिग्नल 88 पॉइंट ऊपर नैस्डैक। अमेरिकी बाजारों में कमजोर शुरुआत दिख रही है। नैस्डैक में तेजी के साथ शुरुआत हुई है। यूएस के बाजारों में कल भी हल्की सुस्ती नजर आई थी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। आज लगातार दूसरे दिन निफ्टी ने डबल सेंचुरी लगाई है। अमेरिकी बाजारों के संकेत भी मिले जुले हैं, बुरे नहीं हैं। ऐसे में कल का दिन भारतीय बाजारों के लिहाज से कैसा देख रहे हैं? देखिए, आज एक अच्छी चीज मार्केट में जो देखने को मिली कि FIIs की बाइंग भी थी और इंडाइसेस में भी थी और कुछ तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, क्योंकि 15,000 के जो कॉल्स है इस पे जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, भले वो वीकली हो या मंथली हो। तो वहां शॉर्ट कवरिंग और फिर जो बड़े स्टॉक्स में जो रैली थी उसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा मूव किया, लाइक HDFCs एंड रिलायंस एंड ऑल। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कैश मार्केट में भी FIIs DIIs दोनों की बाइंग ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो ऐसे माहौल में और तेजी आगे कंटिन्यू हो सकती है। बट मैं यही कहूंगा कि 15,050 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक में यही बात कर रहा था कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तभी कुछ क्लियर कट सिग्नल्स आएंगे, और आज डिसाइसिवली उसके ऊपर आज बंद हुआ है। अब देखते हैं एक आधी क्लोजिंग, अगर कल भी क्लोजिंग आती है तो बहुत मेजर शॉर्ट कवरिंग की एक रैली और आ सकती है। तो मेरे हिसाब से बाइंग नहीं भी करे तो एटलीस्ट अपनी बाइंग की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। जिस तरीके से रीओपनिंग की और जो कोरोना के केसेस नीचे आए हैं उससे मार्केट में पॉजिटिविटी लौटी है और विक्स भी नीचे आया है। कोई खास शेयर या कोई स्ट्रेटेजी जो आप शेयर करना चाहते हैं कल निवेशकों के लिहाज से? देखिए, आज लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी थी, तो हो सकता है कल भी कंटिन्यूड रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रीओपनिंग की जो थीम है तो काफी स्टॉक्स रीओपन के हिसाब से चल रहे थे। मुझे लगता है कि होटल्स के स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अफेक्टेड है और चले नहीं है। पेपर स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगा ऑटो इंसुलरीज इनफैक्ट जो भी अंडर परफॉर्मर्स थे, तो ऑटो स्टॉक्स में तेजी है तो वहां पे भी तेजी आ सकती है। सो बेसिकली रीओपनिंग कैन बी अ थीम फॉर टुमारो एंड कमिंग ट्रेडिंग सेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संदीप जी इस अहम विश्लेषण के लिए, अहम राय के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब MCX पर देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की आखिर क्या चाल है। तो इस वक्त MCX पर अगर गोल्ड को देखें तो 180 पॉइंट गिरावट नजर आ रही है MCX पर गोल्ड की। वहीं MCX सिल्वर भी 158 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है।
और चलिए अब खेल की खबरें। ओलंपिक पदक जीत चुके पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। सुशील एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की कथित हत्या में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सागर धनखड़ नाम के पहलवान की इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के एक स्टेडियम में मौत हो गई थी। सुशील कुमार की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया है कि दुर्भावनापूर्ण से निराधार और बेतुके आरोप लगाए गए हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। बता दें कि अदालत ने 15 मई को सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है। क्रिकेटर रिद्धिमान साहा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो दिल्ली में 17 दिन क्वारंटीन रहने के बाद कोलकाता लौट गए हैं। कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद वो 24 मई को मुंबई में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्वारंटीन रहेंगे। आईपीएल के 14वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले साहा 4 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए वो चुने गए हैं। टीम इंडिया अगले साल नवंबर में बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी। भारतीय टीम 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज वहां खेलेगी। भारतीय टीम काफी लंबे समय बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। इसके पहले टीम इंडिया 2015 में वहां गई थी। कोरोना के चलते पिछले साल लॉकडाउन के कारण कई क्रिकेट इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए। अब चीजें धीरे धीरे पटरी पर आने लगी हैं। देशों के बीच सीरीज शुरू हो गई है। जो सीरीज रद्द हो गई थी उन्हें आने वाले 2 सालों में कराया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच फिक्सिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं 5 सट्टेबाजों को भी सबूतों के अभाव में क्लीन चिट मिल गई है। 2018 में अल जजीरा टीवी ने क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया था। मामला सामने आने के बाद आईसीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। 3 साल तक मामले की जांच करने के बाद आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट में फिक्सिंग के आरोपों को नकार दिया और कहा कि जिन लोगों के नाम सामने आए थे उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। महिला क्रिकेटर प्रिया पूनिया की मां का मंगलवार को कोरोना की वजह से निधन हो गया। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि प्रिया को अगले महीने टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करना है। प्रिया से पहले महिला टीम की सीनियर मेंबर वेदा कृष्णमूर्ति ने भी कोरोना की वजह से अपनी मां और बहन को खो दिया। वहीं बैडमिंटन में भी भारत को झटका लगा। मशहूर एम्पायर और BWF अधिकारी वेमुरी सुधाकर भी कोरोना की वजह से गुजर गए। इधर पॉजिटिव होने के 10 दिन बाद ही एक्ट्रेस कंगना रनौत नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि वो बताना चाहती हैं कि उन्होंने कोरोना से जंग कैसे जीती, लेकिन उन्हें कहा गया है कि वो कोविड फैन क्लब को ठेस ना पहुंचाएं। कंगना ने 8 मई को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। उन्होंने योग मुद्रा में अपनी एक फोटो शेयर की थी। अमिताभ बच्चन मुंबई के उन कई लोगों में से एक हैं जिनकी संपत्ति को ताउते तूफान से भारी नुकसान पहुंचा। इस बात की जानकारी अमिताभ ने खुद अपने ब्लॉग पर एक स्टेटमेंट जारी करके दी। उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस जनक में कल रात पानी भर गया। उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए ऑफिस में बने शेल्टर एरिया भी तेज हवाओं की वजह से उड़ गए। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा कि ऐसी परिस्थितियों में भी कर्मचारियों ने अद्भुत काम दिखाया। उनकी यूनिफॉर्म पूरी गीली होने के बावजूद उन्होंने संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष में मैंने उन्हें अपने कपड़ों की अलमारी दी, क्योंकि नुकसान की मरम्मत में वो पूरी तरह भीग गए। जैकलीन फर्नांडिस जल्द ही अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म विमेंस स्टोरीज के साथ होगी। जैकलीन का ये हॉलीवुड प्रोजेक्ट 6 कहानियों की एक फिल्म होगी, जिसे 6 अलग अलग फीमेल डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगी। साथ ही सभी फिल्मों की स्टार कास्ट भी फीमेल होगी। जैकलीन फर्नांडिस लीना यादव के डायरेक्शन में बनने जा रही फिल्म में एक अहम हिस्सा निभाएंगी। Amazon प्राइम वीडियो की ओरिजिनल वेब सीरीज द फैमिली मैन ने दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ दी। अब लोग इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों के इसी उत्साह और प्यार को देखते हुए मेकर्स ने मनोज बाजपेयी अभिनीत द फैमिली मैन के दूसरे सीजन का ऐलान किया है, जिसका ट्रेलर कल रिलीज किया जाएगा।